जुमात नहम, दिन है जुमे का, तारीख है 7 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ें 6 का सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 3। ठीक है, अफराद के रवाबित। आज हम पढ़ेंगे खानदान की अहमियत ऑफ राइस, यानी कि खानदान किसी भी फर्द की ज़िंदगी में किस अहमियत का हामिल है या खानदान कैसे बनता है, वो सब हम पढ़ेंगे। खानदान कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है। सबसे पहले अफज़ाइश नस्ल। इंसान की बका के लिए खानदान अहम फ़िज़ा सर अंजाम देता है और अफज़ाइश नस्ल के फितरी अमल का सबब बनता है। ठीक है, यानी कि अफराद के दरमियान खानदान जो है वो अफराद के वजू बनता है। खानदान जो है अफज़ाइश नस्ल का जो फितरी अमल है वो खानदान से ही वजूद में आता है। बच्चों की निगहदाश्त और तरबियत करता है। खानदान बच्चे का इब्तदाई मदरसा होता है जिसमें इसकी आदात अतवार और सीरत और किरदार को संवारा जाता है। खानदान बच्चे को तामुन, हमदर्दी, मोहब्बत और वफादारी के जज्बात सिखाता है और ख़ानदान ही से बच्चे को नेकी बदी, अच्छाई बुराई की तमीज़ हासिल होती है। पैदाइश के वक्त क्योंकि इंसानी बच्चा बिल्कुल बेबस होता है, वालिदैन फितरी मोहब्बत के पेश नज़र अपने बच्चों की पूरी निगहदाश्त करते हैं और खुद तकलीफ उठाकर इनकी परवरिश करते हैं। माशी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। खानदान कैसे? खानदान एक माशी अदारा है और वो अपने बच्चों की कफ़ालत का जिम्मेदार होता है। खानदान के अफराद अपनी माशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक दूसरे से ताउन करते हैं और बेहतर वसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो अपने खानदान की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। कानून की अतात। बच्चों के माँ बाप और के काम की अतात और रस्म व रिवाज की पासदारी सिखाई जाती है। इनके बच्चों को बताया जाता है कि उन्होंने माँ बाप से कैसे बात करनी है, उनके साथ कैसा रहन सहन रखने हैं, किस तरह उनकी बात को मानना है। ये सब खानदान की बदौलत ही बच्चा सीखता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों में नज़्म ज़ब्त और एहकाम की पाबंदी का जज्बा पैदा होता है। वालिदैन के एहकाम की पाबंदी से बच्चों में खुद ब खुद रियासत के कवानीन की अतात पैदा होती है। माशरती ताल्लुकात। खानदान के जरिए तमाम माशरती और समाजी ताल्लुकात कायम होते हैं। इसकी बदौलत नई रिश्तेदारियाँ बनती हैं, बरादरी और कबीलों की बुनियाद पड़ती है। गोया हम कह सकते हैं कि खानदान की वजह से माशरे में इज्तिमाई शऊर पैदा होता है और कौमी रवायात भी खानदान की मौजूदगी की वजह से कायम होती है। सकाफ़ती विरसे की मुंतकली। खानदान की बदौलत माशरती रस्म रिवाज और रवायात की नशोनुमा होती है। बच्चा अपना इब्तदाई माहौल को अपना सकाफ़ती विरसा समझता है। वो बड़ा होकर इसके विरसे की हिफाजत करता है और आने वाली नस्लों को मुंतकिल करता है। यानी खानदान जो उसको सिखाता है वो उसको हमेशा आगे से आगे मुंतकिल करता रहता है। इज्तिमाई तरक्की। खानदान किसी एक फर्द की तरक्की तक महदूद नहीं बल्कि अफराद की इज्तिमाई तरक्की की वजह से पूरी होती है। अफराद की इज्तिमाई तरक्की से कौम की तरक्की मुमकिन है। बेटे जी सफ़ा नंबर 7 पे, सफ़ा नंबर 7 पे आप लोगों ने ये जो है खानदान की अहमियत ऑफ राइस वहाँ से आपने याद करना है और इसको अपनी नीड कॉपीज़ के ऊपर लिखना भी है। यहाँ पे आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जुमात नहम, दिन है आज जुमे का, तारीख है 7 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सबक नंबर 8 से। आज का जो टॉपिक है वो है वालिदैन के मुख्तलिफ इक़साम के तर्ज़-ए-अमल के असरार। इनके वालिदैन को माहिरीन ने कितनी इक़साम में तकसीम किया है या क्या कहते हैं कि वो किस किस्म के वालिदैन आमतौर पर माशरे में पाए जाते हैं। सफ़ा नंबर 178। बच्चे की तरबियत वालिदैन का अहम तरीन फ़िज़ा है। बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए खुद इनके लिए मिसाल बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं पहले आपके अंदर वो चीज़, वो बात, वो रवैया आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी आप बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बच्चों की मुनासिब तरबियत के लिए वालिदैन को तमाम बच्चों से यकसा मोहब्बत का सलूक रखना चाहिए। अच्छी आदत और कामयाबी पर हौसला अफजाई और गलत बातों पर सरजनिश यानी उनको डांटना चाहिए। बेजा डांट प्यार और सख्ती से गुरेज करना चाहिए। हदायत और हुक्म भी जो हैं वो पॉजिटिव यानी कि मुस्बत अंदाज में देने चाहिए। समाजी हमाहंगी और मुताबिकत पैदा करने आने के लिए साबित करने और ठोस इरादे से काम लेना चाहिए और असूल व क़वाइद की पाबंदी करानी चाहिए। बच्चों की तरबियत मुख्तलिफ ज़ात के वालिदैन मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तर्ज़-ए-अमल 4 इक़साम का होता है, यानी कि जमहूरी वालिदैन,
तहकमाना वालदैन, आभाती वालदैन और गफलत शॉट वालदैन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे झुमरी वालदैन। बच्चों की तरबियत क्योंकि एक बहुत नाजुक और बहुत अहम मरहला होता है, इसलिए जो झुमरी वालदैन होते हैं, इनके जो बच्चों के झुमरी वालदैन दर्जे अमल के वालदैन होते हैं, वो बहुत सोच विचार और खुश असलूबी से बच्चों की तरबियत करते हैं। ऐसे वालदैन जिम्मेदार और हसास होते हैं, बच्चों के मामलात में बेजा मुदाखलत नहीं करते, लेकिन प्यार और मोहब्बत से असूलों की पाबंदी करवाते हैं, नेज़ मशफ़क़ाना और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। वालदैन से जिन बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त हासिल होती है, उनमें खुद-एतमादी ज़्यादा होती है, दूसरे बच्चों की निस्बत दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखने में इनकी सोच मुस्बत होती है, वह गर्मजोश, मजबूत, खुद-एतमाद और तालीमी मैदान में कामयाब होते हैं। ऐसे वालदैन बच्चों को बतदरीज जिम्मेदारियाँ सौंपते जाते हैं ताकि इनके कुव्वत फैसला की मुसलसल तरबियत हो सके। वालदैन जमहूरी तरीके से बच्चे की राय, ख्यालात और ज़रूरियात से आगाह होते हैं, लेकिन सिर्फ जायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करते हैं और दलाइल और हक़ाइक़ से इनको कायल करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपनी ज़ात पर कंट्रोल, मकासद को हासिल करने में मुस्तकिल मिजाजी और स्कूल में इज्तिमाई सरगर्मियों में ताउन का मुज़ाहरा करते हैं। वो वालदैन और माशरे के लिए भी मुफीद साबित होते हैं और इखलाकी पुख्तगी भी इनकी खासियत या इनके अंदर खूबी बन जाती है। आगे है तहकमाना वालदैन। ऐसे वालदैन रवैये में सख्त, बेलचक, गैर जिम्मेदार और तनकीदी होते हैं, अपने असर व सूख से हालात पर काबू पाते हैं, गुस्से और सजा से बच्चों की तरबियत करते हैं, हर गलती और नाकामी पर सजा देते हैं और सख्ती से गुफ्तगू करते हैं, गलत आदात और सुस्त रवि में झिड़क देते हैं, शदीद नाराज़गी का इजहार करते हैं। इनकी बेजा रोक टोक बच्चों की शख्सियत पर मनफी असरात पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में खुद-एतमादी की कमी हो जाती है, उनकी ज़ुबान में रुकनत आने लगती है और उनकी ज़ात में बेयकीनी पैदा हो जाती है। फ्यूजन के मुताबिक सख्त तीर वालदैन बच्चों को बदमिजाज, बागी, सरकश, झगड़ालू और जारहाना मिजाज वाला बना देते हैं। तहकमाना वालदैन बच्चों से हर बात में सख्ती बरतते हैं, इन्हें बार 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 डांट देते हैं। इनकी शदीद तर्ज अमल की वजह से बच्चे की शख्सियत बिल्कुल भी नहीं बनती, वो ज़िद्दी, गुस्सा, तंग मिजाज और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनकी तख्लीकी और तालीमी सलाहियतें दब जाती हैं और वो ज़हनी मरीज बन जाते हैं। आभाती वालदैन। ऐसे वालदैन लापरवाह होते हैं, वो बच्चों की तरबियत के लिए मुस्तकिल मिजाजी से कोई भी काम नहीं करते, बच्चों को अपनी मनमानी करने की भरपूर आज़ादी दे देते हैं। बात घराने में बच्चों को किसी भी बात पर टोका नहीं जाता, उन्हें हर काम करने की इजाज़त होती है। फ्रॉइड के मुताबिक ऐसे बच्चों के वालदैन इनकी परवरिश हद से ज़्यादा प्यार, तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और मुहतात तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में खुद-एतमादी, कुव्वत फैसला की कमी और गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाती है और वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते और दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। तालीमी मैदान में भी कमज़ोर हो जाते हैं और हर काम करने के लिए, मामूली से मामूली काम के लिए भी वो दूसरों, खासतौर पर अपने वालदैन पर इन्हिसार करते हैं। वो खुद से वो कोई भी काम करने की जरूरत नहीं करते। इसके अलावा समाजी ताल्लुकात पर शर्मीले होते हैं। आमतौर पर घर के सबसे छोटे बच्चे के साथ ऐसा सलूक होता है। ऐसे घरों में चूँकि रोक टोक कम होती है, इसलिए हद से ज़्यादा आज़ादी से वो बड़े होकर माशरे के कवानीन तोड़ने में भी कोई बुराई नहीं समझते और इसलिए उन्हें माशरे के साथ रहने में मुश्किल पेश आती है। गफलत और वालदैन। ऐसे वालदैन जज्बाती तौर पर अफसुर्दा, परेशान और अलग पसंद होते हैं, वो बच्चों पर अपना वक्त और तवानाई सिर्फ करना पसंद नहीं करते। बच्चों की सरगर्मी और तालीमी कारकर्दगी से इन्हें कोई भी मतलब इनके सरोकार नहीं होता। वो बच्चों के अक्सर मामलात से लाताल्लुक़ करते हैं। वालदैन की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम ये बच्चे अपनी आइंदा ज़िंदगी में दूसरों से ताल्लुकात में सरमहर और बेहिस होते हैं और जवान होने पर इनके ख़ानदान और वालदैन से भी मोहब्बत कम होती है। वालदैन का मनफी रवैया बच्चों में समाजी ताकत पैदा करने का सबब बनता है। इन्हें दूसरे अफराद के रवैयों को समझने में मुश्किल आती है। एतमाद में कमी की वजह से वो अपनी ज़ात के खौल में बंद हो जाते हैं। स्कूल के दीगर बच्चों या अपने हमजमान दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं या फिर अलग थलग रहकर बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। स्कूल में बच्चों की तालीमी कामयाबी या नाकामी का निसार भी वालदैन की परवरिश पर ही होता है। घरेलू माहौल में परेशानी और कशीदगी से बच्चों को स्कूल के माहौल में हम आंगी पैदा करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इनकी पढ़ाई भी मुतासिर होती है।
बेटा जी आज का आपका ये टॉपिक है कि आपने वालिदैन के तर्ज अमल के असरार जो है यानी कि कितने इकसाम के वालिदैन हैं, ये आपने सारा जो आपको 4 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आपने ये सारे याद करने हैं और इन्हीं को अच्छे से आपने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर प्रैक्टिस के तौर पे या रफ रजिस्टर के ऊपर आपने प्रैक्टिस के तौर के ऊपर याद करने के बाद लिखना भी है। इसके साथ ही यहाँ तक आज का काम आपका मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट काम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today is date is 7th August 2020 and the day is Friday. मज़मून जनरल साइंस जमात 9 सबक नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 161 पे आपके पास है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर डायोड्स। नीचे डायग्राम में शक्ल नंबर 9.1 में आपको डायोड्स की अलामत बताएगी। ठीक है, डायोड्स किस तरह से बनते हैं। एक एनोड होता है कैथोड, दरमियान में जो आपको गैप सा नज़र आ रहा है वो आपके पास बैंड। ठीक है, पेज नंबर 161 पे टॉपिक आपके पास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। सबसे पहले हम पी टाइप को पढ़ेंगे। पी टाइप से क्या मुराद है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। खालिस सेमीकंडक्टर्स में मौजूद अंसर की इंतहाई कलील मिकदार की मिलावट से दो किस्म के मटेरियल हासिल होते हैं। इन इकसाम में एक को एन टाइप और दूसरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए खालिस सेमीकंडक्टर में एक ऐसे अंसर की कलील मिकदार की मिलावट की जाती है जो पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, मसलन एंटीमनी और आर्सेनिक वगैरह। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन बतौर चार्ज कैरियर वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि मनफी चार्ज होता है, इस निस्बत से इन मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इस वजह से इसको एन टाइप या नेगेटिव एन फॉर नेगेटिव, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आगे पी फॉर पॉजिटिव, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए खालिस सेमीकंडक्टर किसी ऐसे अंसर की कलील मिकदार शामिल की जाती है जो तीसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, मसलन गैलियम और इंडियम वगैरह। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स बतौर चार्ज कैरियर वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होल की डेफिनेशन भी आ सकती है कि होल किसे कहते हैं। होल दरअसल में क्या चीज़ होती है। होल दरअसल इलेक्ट्रॉन से खाली होने वाली जगह को कहते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो पीछे होल छोड़ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पूर्ण करता है तो पीछे एक नया होल छोड़ जाता है। होल को इलेक्ट्रॉन के मुखालिफ होने के बायस मस्बत तस्वर किया जाता है। इस तरह वो मटेरियल जिनमें होल चार्ज कैरियर्स हों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक वो चार्ज दे रहे हैं तो अपने लिए नई जगह छोड़ रहा है तो वो डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के काम आते हैं। अब इनका यूज भी आपने जब बता दिया कि पी टाइप और एन टाइप जो है वो डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स बनाने के लिए खालिस कलमी कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की मेन स्लाइस के मुखालिफ अतराफ में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अफजाइश की जाती है। इस तरह पी टाइप एनोड यानी कि मस्बत बरकीले का काम करता है और एन टाइप कैथोड यानी कि मनफी बरकीले का काम करता है। इलेक्ट्रोड को कहते हैं बरकीले। डायोड बरकीलों वाला एक ऐसा पुर्जा है। अब ये डायोड की डेफिनेशन है यहाँ पे, जिसमें बरकी रूट सिर्फ एक सीमत गुजर सकती है। आपको 9.1 जो फिगर है उसमें दिखाया गया है। इसके साथ इसकी अलामत भी दर्ज है। बैंड के निशान की एक समत पर तार कैथोड से मुंसलिक होती है जबकि दूसरा सिरा एनोड से मुंसलिक किया जाता है। अब ये बैटरी के साथ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो आपको साथ साथ बता रहे हैं। डायोड सिर्फ इस वक्त चार्ज को गुजरने देता
क्या है कि जब एनोड पर मस्बत वोल्टेज हो और कैथोड पर मनफी वोल्टेज हो। पेज नंबर 162 में आपको अलिफ और बे दोनों डायग्राम में बताएं कि रिवर्स बायसेट क्या होता है और फॉरवर्ड बायसेट क्या होता है। ऐसी सूरत में डायोड को फॉरवर्ड बायसेट कहा जाता है। फॉरवर्ड बायसेट की सूरत में डायोड की मज़म्मत कम होती चली जाती है और इसमें बरकी रूप इस तरफ जा सकती है जिस तरफ तीर का निशान किया गया हो। अगर कनेक्शन उल्टा कर दिया जाए तो डायोड कंडक्ट नहीं करता और इसकी मज़ामत बहुत बढ़ जाती है और ये रिवर्स बायसेट कहलाता है। ठीक है, आगे शक्ल में आपको दिखाया कि बल्ब जब जल रहा है तो वो आपके पास फॉरवर्ड बायसेट है और जब बल्ब नहीं जल रहा तो वो आपके पास रिवर्स बायसेट। ठीक है, सर्किट में लगा हुआ बल्ब इस सूरत में जलता है कि जब डायोड में से करंट गुजरता है और जब डायोड फॉरवर्ड बायसेट होता है तो इसमें से सर्किट में मौजूद बल्ब करंट को एक हद में रखता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि वरना डायोड ज़्यादा गर्म होकर ज़ाया हो सकता है। ठीक है क्लास, आज हमने इतना ही पढ़ना था। आप ये फिगर लाजमी अपने देखिएगा कि जिसमें बल्ब ग्लो करेगा तो वो आपके पास फॉरवर्ड बायसेट और नहीं करेगा तो वो आपके पास रिवर्स बायसेट होगा। ठीक है, करंट एक हद में रहता है, अगर करंट ज़्यादा हो तो फिर क्या हो, डायोड जो है वो गर्म होकर ज़ाया हो जाता है। आपने अपना लेसन अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class. Today the date is 7 August 2020 and the day is Friday. जमात नाहम मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। बोर्ड पे मैंने 3 किस्म के क्वेश्चन लिख दिए हैं। बुक पे आप लोगों को जैसे एक टॉपिक गिवन है कि किस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके कल मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स करवाए थे, हज़रत मूसा बनी इसराइल के जलीलुल कद्र पैगम्बर और बनी इसराइल के लड़कों का कत्ल। आज मैं आप लोगों को तीसरा और चौथा पॉइंट करवाऊंगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। ठीक है जी, बोलना से मैं पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बता दूँ कि इसमें आप लोगों के फर्स्ट जो 2 पॉइंट्स थे, जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ थे उसी के 2 पॉइंट्स थे। आज हम इसका थर्ड वाला जो है, कल हमने किया था मोमिना तक, इसकी बीवी को मोमिना कहा है। आज हम इसके नीचे करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी। जो थर्ड हम लोगों ने पॉइंट है बोर्ड पे लिखा हुआ। लास्ट बुक ओपन करें, देखें जी। हज़रत मूसा जवानी को पहुँचे तो एक बार वो जवान बने। बनु इसराइल की ग़ुलामी और ज़िल्लत पर इनका दिल उठता और खून खोल उठता। ये शायद इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ताला ने इन्हीं को बनु इसराइल की निजात के लिए नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाना था। क्लास में आप लोगों को ये नहीं गिवन कि कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद हुआ है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो भरपूर जवान हो गए तो हमने इन्हें इल्म व हिकमत अनायत की। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौन से मोजज़ात थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत और रिसालत और पैगाम सदाकत के 9 निशान मोजज़ात अता फरमाए। इनमें से 2 बड़े मोजज़ात असा और यतबेज़ा थे। क्लास आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 बड़े मोजज़ात कौन से हैं, उनके नाम लिखें। तो आप लोग लिख सकते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 बड़े मोजज़ात असा और यतबेज़ा हैं। मूसा की दुआ पर अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को इनका वज़ीर बना दिया और नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। बनु इसराइल को फ़िरौन और इसकी कौम की ग़ुलामी से निजात दिलाने का काम दोनों के सुपुर्द हुआ। ठीक है जी, इसमें देखें इनके जो 2 बड़े मोजज़ात थे वो असा और यतबेज़ा थे। जब आप अलैहिस्सलाम असा को अल्लाह ताला के हुक्म से फेंकते तो वो अदसा बन जाता और पकड़ने से दोबारा असा बन जाता। ठीक है जी, जो असा था वो अगर आप
ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से इसको फेंकते तो वो क्या बन जाता था, अदसा बन जाता, और पकड़ने से दोबारा असा बन जाता। यतबैज़ा क्या था जी? ये भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यतबैज़ा से क्या मुराद है? यतबैज़ा से मुराद ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में दबा कर निकालते तो वो सूरज की तरह चमकने लगता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इनका वज़ीर बना दिया, यानी कि ये भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इनका वज़ीर बना दिया और नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। अल्लाह ताला की तरफ से दोनों को हुक्म हुआ कि फ़िरौन को दावत हक़ दो और बनु इसराइल को इसकी ग़ुलामी से आज़ाद करवाओ। ठीक है जी, इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताने हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स याद करने हैं। 2-2 पॉइंट्स करके आप लोगों को करवा रही हूँ, बीच में शॉर्ट भी करवा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से क्लास एक स्टोरी की तरह आप लोगों ने इसको याद करना है। 1-2 दफ़ा ही आप लोग इसको दिल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद होगा। डेली का डेली जो काम दे रही हूँ, डेली का डेली अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ इसी क्वेश्चन से फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 7 अगस्त, डे इज़ फ्राइडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप। डायरी ऑफ 7th अगस्त, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 प्लस 9. जो डायरी है ना आपकी होमवर्क फॉर होमवर्क, वो आपने नीट रजिस्टर पे करना है। और 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 + 3 है वो आपने अपने रफ रजिस्टर से प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपका प्री 9 का इंक्लूड किया गया है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है सॉल्यूशन में। ठीक है, मैं आपको वो शॉर्ट प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है। अ कंपाउंड बोरोड ₹6,000। ठीक है, आपके पास जो है 6,600 रुपीज़। क्लियर? अच्छा, ABC बैंक से जो है वो कंपाउंड बोरोड लेता है। उसकी एक कंपनी जो है वो उधार लेती है 6,600 रुपया। अच्छा, उसके बाद उसका रेट है 8% का। उसके बाद हाउ मच डिड द कंपनी ऑफ टू द बैंक एट द एंड ऑफ 11 मंथ। ठीक है, मतलब वो कितना प्रॉफिट जो है उससे वो गेन करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिख दिया 6,600। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹6,600। क्लियर? अच्छा, आपको रेट हमें गिवन है 8%। टाइम पीरियड हमें गिवन है 11 मंथ्स, जिसको हम चेंज करेंगे ईयर में तो ये हो जाएगा 11/12 ईयर्स। प्रॉफिट सिंपल जिसे हम कहते हैं, सिंपल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड्स बाय 100। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 6,600 रुपीज़। रेट हमें गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय 11 टाइम, इसका जो है डिनोमिनेटर में एक 12 आ जाएगा और एक हमारे पास 100 जो है ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो ₹484 हमारे पास जो है प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिंपल प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करना, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कंपनी ऑफ टू द बैंक। अब हमारे पास जो है जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट थी हमने उसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट हमने उसमें ऐड कर देना है। हमारे पास आ जाएगा ₹6,600 प्लस ₹484, रिजल्ट आ जाएगा ₹7084। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं कि XYZ एक बैंक है, चार्जेस 2.25 पर मंथ, रेट है मार्कअप ऑन पर्सनल लोन्स इफ़ अलीज बोरोज ₹6,000। अली बोरो करता है हमारे पास 6,400 कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 years 1 month के लिए। फाइंड द टोटल मार्कअप हैज़ टू पे टू XYZ बैंक। कोई भी XYZ बैंक है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है ₹6400। अच्छा, मंथली रेट हमें गिवन है 2.25%, जिसे आप लिख सकते हैं 225/100%। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखिए जो रिजल्ट आएगा, ना भी करें तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर को कर लेंगे। टाइम पीरियड है 2 years 1 month। अगर आप इन सबको मंथ्स में चेंज करते हैं तो उसको फिर ईयर में चेंज कर लेंगे, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं 2 year 1/12, जिसे आप लिख सकते हैं 12 2 24। आपको बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन, ईयर होल में आ जाएगा 1/12, तो 25/12 ईयर में चेंज हो गया। ये हमारा है टाइम पीरियड। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड्स बाय 100। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट सिंपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड्स बाय 100। प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 6000 रुपीज़, 6400। अच्छा, रेट हमारे पास था 225, उसका 100 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 25, और एक तो हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा। ओके बेटा जी, हम लोग कर रहे थे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 6400 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 25, 100 आपके पास ये है, 100 आपका इसका हो गया, और एक आपके पास 12 इसका आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹360। क्लियर? तो हम लिखेंगे प्रॉफिट मार्कअप हमारे पास है ₹360। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वो आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट ₹2,50,000। क्लियर? अच्छा, टाइम हमारे पास है 1 ईयर। उसके बाद ईयरली रेट, सालाना जो आप कह सकते हैं एक रेट है, वो हमें गिवन है 14% का। अच्छा, कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड्स बाय 100 होल पावर इज टाइम माइनस प्रिंसिपल। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें आप वैल्यू ₹2,50,000 1 प्लस 14 डिवाइड्स बाय 100 होल इज टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर का, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 2,50,000। अच्छा, ये करेंगे ₹2,50,000, ये हो जाएगा 114 डिवाइड्स बाय 100 होल पावर आपकी 1 है, जिसे आप स्किप भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आ जाएगा ₹2,50,000। इसकी कटिंग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 57/50 माइनस ₹2,50,000। ओके, उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 57 माइनस ₹2,50,000 इक्वल्स टू ₹285,000 माइनस ₹2,50,000। रिज़ल्ट आ जाएगा ₹35,000। क्लियर? ये था हमारा कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायर्ड, जो उनको आंसर चाहिए था। ओके बेटा जी, यहाँ पे हमारा जो है 7 अगस्त का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में 8 अगस्त को नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।